नमस्ते मित्रों। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर जयेश चक्रार हूँ, पेन एंड पैलिएटिव केयर स्पेशलिस्ट एंड एनेस्थेसियोलॉजिस्ट। सूरत से प्रैक्टिस कर रहा हूँ 15 साल से, और पेन मैनेजमेंट और पैलिएटिव केयर में मैं लास्ट 10 साल से सूरत में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि कैंसर एक ऐसा टॉपिक है और ये जो रिसेंट वातावरण है जो हमारा कि कोरोना की वजह से, तो बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे पेशेंट रिलेटेड, ट्रीटमेंट रिलेटेड। तो हमारे साथ साथ डॉक्टर निकुंज भाई विठलाणी भी मौजूद रहेंगे, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के वो आंसर दे पाएंगे। हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि आपके हर एक क्वेश्चंस हम अच्छी तरह से समावेश करें, और हम अपने आप को आपके सारे प्रश्न के प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाए। अपने पेन मैनेजमेंट के बारे में मैं बताऊं, पैलिएटिव के बारे में, तो आज से बहुत साल पहले ऐसा था कि कैंसर किसी को हुआ और अगर टर्मिनल पेशेंट है या ऐसा कुछ भी है और उसको पेन होता है, तो ऐसा लगता है कि भाई पेन, कैंसर यानी कैंसल, ऐसे ही समझते थे। और ऐसी भी बिलीफ है कि भाई पेन तो रहेगा, कैंसर के पेशेंट को तो पेन रहेगा, बिना पेन का पेशेंट कैंसर नहीं कहलाता। लेकिन वो काफी समय से, ये सारी नई टेक्नोलॉजी की वजह से, ये जो हमारा फॉल्स बिलीफ है, वो पैलिएटिव केयर ने तोड़ दिया है। आप सबको मालूम है कि इंडिया से ही पैलिएटिव केयर में हमारे डॉक्टर राजगोपालन सर, जो केरला में से, उनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। पैलिएटिव केयर में बहुत सारा काम ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पे हो रहा है। न, नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताए तो बहुत सारी ऐसी न्यू टेक्नोलॉजी है जो पेन मैनेजमेंट के लिए है। जैसे कि ट्रांसडर्मल पेचिस आ गए हैं अभी, जैसे फेंटानिल पेच है, मॉर्फिन पेच है, वो सारे पेचिस आ गए हैं। तो वो इतना इफेक्टिव है कि अ, जो टर्मिनल पेशेंट है या फिर जब से कैंसर डिटेक्ट हुआ है तब से ये सारी चीज में बहुत काम आता है। साइड इफेक्ट कम रहते हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोसीजर्स आ गई है, जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन एक नई टेक्निक है, न्यूरोलाइटिक ब्लॉक्स है, इंट्राथिकल पंप है, स्पाइनल कोर्ड स्टिमुलेटर्स है। जैसे स्पाइन में अगर फैला हुआ है तो वर्टेब्रोप्लास्टी करके एक ट्रीटमेंट आती है। वो सारी ट्रीटमेंट की लेस साइड इफेक्ट, और उसको हम पेशेंट को पेन फ्री रख सकते हैं। अल्टीमेटली पैलिएटिव केयर का कंसेप्ट ये है कि पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बरकरार करना। अगर आपने देखा होगा कि कोई भी पेशेंट को पहले डिटेक्ट होता है, तो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं ऐसे ही बात करते हैं कि भाई पेशेंट, रिलेटिव्स आते हैं तो पहले रिलेटिव्स आते हैं, पेशेंट को बाहर बिठा के रखते हैं, कहते हैं कि पेशेंट को पता नहीं, आप बताना मत कि उसको कैंसर हुआ है, नहीं तो उसका होप टूट जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो कैंसर पेशेंट होते हैं वो फिजिकली तो सफर करते हैं, साथ में साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल स्टिग्मा की कैंसर हो जाता है तो लोगों को मिलने से छोड़ देता है। फिर कोई पार्टी में नहीं जाता, कोई मैरिज प्रसंग या अच्छी प्रसंग में नहीं जाता है, अपने आप को आइसोलेट कर देता है। तो वो धीरे धीरे इमोशनल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम से वो सफर करता है। साथ में इकोनॉमिकल प्रॉब्लम तो धीरे धीरे आता ही है, क्योंकि कैंसर की ट्रीटमेंट लंबी चलती है, बहुत सारे ट्रीटमेंट से गुजरना पड़ता है, तो फिजिकली के साथ तो ये सारी चीज, जो पेलिएटिव केयर का जो कंसेप्ट है, उसमें ये सारी चीज हमारी आती है कि आ, उसमें हम फिजिकल एस्पेक्ट पे नहीं, लेकिन इमोशनल एस्पेक्ट, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, वो सारे एस्पेक्ट को हम देखते हैं। और इट्स ए टीम वर्क ऑफ द पेन फिजिशियंस, और काउंसलर्स होते हैं, साइकेट्रिशियन होते हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उनको सर्जन, उनको फिजिशियन, रेडिएशन उनको। तो दिस इज ए ऑल कंबाइंड टीम अप्रोच, कि उसके साथ नर्सिंग केयर के साथ ये सारी चीज को पैलिएटिव केयर में होता है। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई पैलिएटिव केयर और हॉस्पिस केयर दोनों सेम है या अलग होता है। पैलिएटिव केयर इज ए पार्ट ऑफ हॉस्पिस। हॉस्पिस में क्या होता है कि हॉस्पिस में पेशेंट को हम एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए हम एडमिट करते हैं, उसमें उसका सिम्टोमेटिक रिलीफ देते हैं। लेकिन हॉस्पिटल जैसा वातावरण नहीं, घर जैसा वातावरण, और पेशेंट को कैंसर की ट्रीटमेंट, कैंसर रिलीफ, पेन मैनेजमेंट की ट्रीटमेंट, या हॉस्पिस वर्ड है, उसका मतलब होता है कि भाई
ट्रीटमेंट एट द होम फीलिंग, घर जैसा वातावरण में उसको ट्रीटमेंट मिले, उसको हॉस्पिस कहते हैं। सो हॉस्पिस और पैलिएटिव केयर इज ए पार्ट, पैलिएटिव केयर इज ए पार्ट ऑफ हॉस्पिस, और पैलिएटिव केयर इज ए ब्रॉड टर्म, इट इज नॉट रिलेटेड विद कैंसर ऑल्सो। क्रोनिक किडनी डिजीज होते हैं, आईसीयू जो पेशेंट होते हैं, जो उनके लिए भी एंड ऑफ लाइफ केयर जिसको बोलते हैं, उसके लिए पैलिएटिव केयर ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। तो पैलिएटिव का मतलब ये होता है पूरा। पेन मैनेजमेंट में, कैंसर में एक दूसरी भी फॉल्स बिलीफ रहती है कि जैसे मॉर्फिन रिलेटेड, काफी लोगों को हम ऐसे कहते हैं कि भाई हम लोग मॉर्फिन स्टार्ट कर रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी माइंड में आती है कि अगर मॉर्फिन चालू कर दिया, बाप रे। तो दो साइकोलॉजी होती है कि मॉर्फिन चालू कर दिया यानी एंड स्टेज हुआ, तो वो भी एक फॉल्स बिलीफ रहती है। दूसरा फॉल्स बिलीफ ये भी रहता है कि मॉर्फिन चालू कर दिया, अभी उसका मॉर्फिन का डिपेंडेंसी आ जाएगा, कि एक हमारे मन में होता है कि मॉर्फिन यानी वो ड्रग एडिक्ट हो जाएगा। तो ये भी एक फॉल्स बिलीफ है कि ऐसा नहीं होता है। मॉर्फिन हम टेम्पररी कई बार पेन मैनेजमेंट में स्टार्ट करते हैं, उसको राउंड द क्लॉक देते हैं, मॉर्फिन से इतना कोई डिपेंडेंसी नहीं रहता है, मॉर्फिन से ना कोई साइड इफेक्ट आती है। और मॉर्फिन चालू कर दे इसका मतलब ये नहीं होता है कि पेशेंट एंड स्टेज में होता है। तो पैलिएटिव केयर का पेन मैनेजमेंट में मॉर्फिन स्टार्ट करने का एक ही मतलब होता है कि पेशेंट का अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ हम दे पाए, और उसके साथ साथ दूसरी कैंसर की तो ट्रीटमेंट चलती है, तो ताकि उसकी कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी जो कुछ भी उसके साथ चलता है, वो उसकी असर आते हैं, तब तक हम पेन फ्री रखते हैं, जब भी जरूरत होती है उसको हम विड्रॉ भी करते हैं। तो ये एक फॉल्स बिलीफ हो जाती है कि मॉर्फिन नहीं देना चाहिए या मॉर्फिन अवॉइड करना चाहिए। पहले बहुत सारे कंट्रीज में ऐसा था कि भाई मॉर्फिन की अवेलेबिलिटीज का इश्यू था, लेकिन अभी इंडिया में तो मॉर्फिन इज इजीली अवेलेबल इन दी ऑल दी स्ट्रेंथ। मॉर्फिन अवेलेबल है, उसके पेचीज अवेलेबल है, उसके सॉल्यूशन अवेलेबल है, उनके इंजेक्शन भी अवेलेबल है। और पेचीज और ये सारी चीज ऐसी होती है कि उसकी वजह से उसकी साइड इफेक्ट कम आती है, हमारा जो फोर्स बिलीफ है कि उसकी डिपेंडेंसी बढ़ती है, ये सारी चीज भी कम हो जाती है। तो पेन मैनेजमेंट अभी इट्स ए इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द कैंसर पेन, कैंसर ट्रीटमेंट, कि उस इट इज ए कोलैबोरेटिव ऑफ द onco surgeon, onco physician, radiation onco, and the palliative therapy. These are, if we want to treat the patient as a whole, then we have to collaborate all these things. So this is a concept of today's webinar. हाँ, कि ये अभी कोरोना टाइम चल रहा है, तो कैंसर पेशेंट को क्या क्या प्रिकॉशंस लेना पड़ते हैं, ऐसा एक क्वेश्चन आया है। तो ड्यूरिंग दी ये कोविड 19 में, जैसे जो कैंसर पेशेंट होते हैं उसकी थोड़ी इम्यूनिटी, हमें ऐसा लगता है कि भाई कीमोथेरेपी चलती है या फिर रेडियोथेरेपी चलती है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा इम्यूनिटी, तो हमें दो चीज का ये पेशेंट में ध्यान रखना पड़ता है कि भाई जो सोशल डिस्टेंसिंग है, कि भाई एक पेशेंट के साथ एक ही उसका रिलेटिव अटेंडेड रहे, जरूरत पड़े तो दो रहे, मैक्सिमम कम से कम उसके अटेंडेड कम रहे, वो है सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करे, मास्क है वो लगाना करे। और सबसे महत्वपूर्ण बात आती है उसकी डाइट थेरेपी आती है, कि जो डाइट में होते हैं कि भाई जो हाई प्रोटीन डाइट्स है या फिर आयरन रिलेटेड डाइट है, वो सारी चीज हमें देना पड़ता है। तो ये सारी अगर हम प्रिकॉशंस करते हैं तो कैंसर की सर्जरी भी हम करवा सकते हैं, उसको कीमो रेडियोथेरेपी, हमें उसकी ट्रीटमेंट में हमें उसको डिले नहीं करना है। ज्यादा हमारे साथ डॉक्टर निकुंज विठलानी आए हुए हैं, तो हम डॉक्टर निकुंज विठलानी सर को मिलते हैं आज। वो सूरत में कैंसर सर्जन है। सो मैं निकुंज विठलानी सर को आगे का माइक देता हूँ। निकुंज भाई। हेलो। हाँ, हाँ। ठीक है, अभी निकुंज भाई ज्वाइंट होंगे, उससे पहले हम दूसरे कोई क्वेश्चंस अगर है तो ले लेते हैं। एक लोगों का क्वेश्चन है कि पैलिएटिव केयर कंसीडर एज ए एंड ऑफ लाइफ केयर। सो ऐसा नहीं है, मैंने पहले भी बोला
कि पैलिएटिव केयर एंड ऑफ लाइफ का नहीं है। पैलिएटिव केयर इज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम। जब से पेशेंट का कैंसर डिटेक्ट होता है तब से पैलिएटिव केयर उसका स्टार्ट हो जाता है। मैंने पहले ही बोला कि पैलिएटिव केयर इज एक concept of the physical aspect, social aspect, emotional aspect and the psychological aspect। तो पैलिएटिव केयर ये पूरा कंसेप्ट है। पैलिएटिव केयर का दूसरा भी कंसेप्ट है कि कैंसर पेशेंट के ही पैलिएटिव केयर नहीं है, एंड ऑफ लाइफ केयर जो भी पेशेंट है, क्रॉनिक किडनी डिजीज है या ऑर्गन फेलियर पेशेंट है, ये सारे केसेस में पैलिएटिव केयर का रोल है। तो अभी हम निकुंज भाई से बात करते हैं। निकुंज भाई वेलकम आज के वेबिनार में। और निकुंज भाई 10 साल से ज्यादा हमारे सूरत में एज ए ऑन्को सर्जन प्रैक्टिस करते हैं और वो भरत कैंसर हॉस्पिटल के साथ वो अटैच है। वो प्रोफेसर है डीएनबी के और उसके अंडर में बहुत सारे डीएनबी स्टूडेंट्स पास करके गए हैं। तो वी वेलकम द डॉक्टर निकुंज विठलाणी। निकुंज भाई नमस्ते जयेश भाई, नमस्ते दर्शक मित्रों। तो पहले तो दर्शक मित्रों सॉरी कि थोड़ा लेट हो गया है। आज का हमारा जो पर्पस था जयेश भाई और मेरा पर्पस कि कभी भी कोई भी प्लेटफॉर्म पे एक ऑनकोर सर्जन और एक पैलिएटिव डॉक्टर्स कभी साथ में नहीं आए। तो हम लोग समाज में, सोसाइटी में एक मैसेज देना चाहते हैं कि ये दो चीजें हैं, वो दोनों एक ही साथ रेल की दोनों पटरियां है और एक साथ चलनी जरूरी है। सर्जन अकेले आगे चलते रहे और अपने आप ऐसा माने कि कैंसर ट्रीटमेंट हम ही कर रहे हैं तो वो नहीं चल सकता है, क्योंकि हर पेशेंट को लास्ट में पैलिएटिव केयर की या हॉस्पिस केयर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो यदि हम पैलिएटिव केयर में लोगों को पहले से इन्वॉल्व करें, उनके डॉक्टर्स को पहले से इन्वॉल्व करें, तो हम पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो ज्यादा अच्छी बना सकते हैं। तो यही मेन पर्पस था हमारा और उसकी वजह से हमने आज का सेशन रखा है। तो आज के सेशन में दर्शक मित्रों हम शुरुआत करें। आपको बीच में भी कोई भी क्वेश्चन हो कैंसर रिलेटेड, कैंसर और कोरोना रिलेटेड और या फिर पैलिएटिव केयर रिलेटेड, तो आप हमें पूछ सकते हैं। तो जयेश भाई को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जयेश भाई पहले तो आप बेसिक डिफरेंस बताइए कि व्हाट इज द पैलिएटिव केयर एंड व्हाट इज द हॉस्पिस केयर। तो उसके हाँ बीच में एक डिफरेंस क्या है? मैंने वैसे पहले बता दिया है लेकिन मैं वापस दर्शक मित्र को बताता हूँ कि पैलिएटिव केयर इज ए पार्ट ऑफ द हॉस्पिस। हॉस्पिस इज ए हॉस्पिस में क्या होता है कि जैसे कैंसर की ट्रीटमेंट घर जैसे वातावरण में, पेशेंट जहाँ पे रहता है वहां पे उसको घर जैसा वातावरण मिले और कैंसर की जो ट्रीटमेंट मिले उसको साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, फिजिकल एस्पेक्ट, इमोशनल एस्पेक्ट, उसकी डाइट थेरेपी का पूरी तरह से ख्याल रखा जाए और अच्छी तरह से वो क्वालिटी ऑफ लाइफ सफर करे। तो पैलिएटिव केयर हॉस्पिस में ये फर्क है। तो पैलिएटिव केयर इज ए पार्ट ऑफ हॉस्पिस। सो डेफिनेटली पैलिएटिव केयर इज अ पार्ट ऑफ हॉस्पिस। दूसरा यहाँ पे जयेश भाई ने बात किया है, मुझे नहीं पता, बट काफी बार हम बात करते हैं कि पैलिएटिव केयर, तो लोगों के माइंड में एक ही चीज आती है कि पैलिएटिव केयर यानी जस्ट सिंपली अ पेन मैनेजमेंट। तो पैलिएटिव केयर या हॉस्पिस केयर खाली पेन मैनेजमेंट नहीं है। एग्जैक्टली। जब भी कैंसर पेशेंट या फिर कैंसर के अलावा और कोई भी डिजीज है जो टर्मिनल इल डिजीज बोले जा सकते हैं, लाइक क्रोनिक रीनल फेलियर है, लाइक स्ट्रोक्स के पेशेंट्स है, जिसमें भी कोई पेशेंट को पैलिएटिव केयर की जरूरत पड़ती है, हॉस्पिस केयर की जरूरत पड़ती है। तो पैलिएटिव केयर में पेन के अलावा भी बहुत कुछ आता है, जिसमें खास करके हमें जरूरत पड़ती है कि पेशेंट और रिलेटिव को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने की, पेशेंट को और उनके रिलेटिव को इन फ्यूचर आने वाली कॉम्प्लिकेशन के लिए हमें उनको प्रिपेयर करने की, और वो कॉम्प्लिकेशन से हम कैसे फाइट कर सकते हैं। तो ये पैलिएटिव केयर हॉस्पिस केयर का एक जो पूरा कंसेप्ट है वो पूरा डिफरेंट कंसेप्ट है, और इसीलिए उसमें जयेश भाई ने जैसा बोला है कि हॉस्पिस केयर वो एक हॉस्पिटल एटमॉस्फेयर में फिजिबल नहीं है। उसके लिए पेशेंट को एक घर जैसा एटमॉस्फेयर दिया जाए कि जहां डॉक्टर्स के अलावा साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरापिस्ट भी अवेलेबल हो और एक अच्छी नर्सिंग केयर अवेलेबल हो, ताकि हम पेशेंट और फैमिली को आगे आने वाली कॉम्प्लिकेशंस के बारे में प्रिपेयर कर सके और उनसे कैसे फाइट कर सके उसके बारे में उनको गाइड कर सकते हैं। जयेश भाई।
हाँ निकुंज भाई, अभी थोड़े हमारे व्यूअर्स है जो उसके थोड़े क्वेश्चंस है, तो हम वो एक बार ले अच्छा। लेते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए आया है कि डॉक्टर, डज कीमोथेरेपी किल कैंसर स्टेम सेल्स एंड व्हाट इज द बेस्ट एंटी कैंसर डाइट? आर दे आर एनी फूड दैट शुड अवॉइडेड, एनी फूड दैट शुड बी वी हैव टू अवॉइड? क्वेश्चन के 2 से 3 भाग ऐसा बोल सकते हैं, 3 भाग को डिवाइड में कर देते हैं कि पहला उन्होंने कीमोथेरेपी के बारे में पूछा है, तो पहला कीमोथेरेपी के बारे में बात करते हैं। तो डेफिनेटली कैंसर के खुद के एक स्टेम सेल नहीं है, बट कैंसर के खुद के एक सेल्स है। यानी जो बेसिक हमारी बॉडी का सेल है जो म्यूटेट हो गए हैं, और उसको हम कैंसर सेल लेबल करते हैं। और कीमोथेरेपी इज बेसिकली साइटोटॉक्सिक थेरापी, कि जो बॉडी में जो भी फास्ट ग्रोइंग टिश्यू है या फास्ट ग्रोइंग सेल्स है उसको किल करती है, उसको मारती है। तो कीमोथेरेपी इज किलिंग द लाइक कैंसर सेल्स को किल करती है। हमारे म्यूकोजल सरफेस के सेल्स है, लाइक हमारे मुंह के अंदर का जो म्यूकोजा है, इंटेस्टाइन के अंदर का म्यूकोजा है, तो वो सब फास्ट ग्रोइंग सेल्स है, हेयर है। तो ये फास्ट ग्रोइंग सेल्स है, तो वो सब सेल को किल करती है। इसीलिए हमने देखा है कि कीमोथेरेपी के टाइम पे हेयर फॉल होता है। कीमोथेरेपी के टाइम पे लोगों को डायरिया या जीआई रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा रहते हैं, मुंह में छाले ज्यादा पड़ते हैं। तो ये कीमो रिलेटेड साइड इफेक्ट क्यों है? तो बेसिकली कीमोथेरेपी साइटोटॉक्सिक ट्रीटमेंट के वो सेल्स को किल करती है। तो वो कैंसर सेल के साथ साथ में फास्ट ग्रोइंग कोई भी सेल्स हो तो वो सब सेल्स को किल करती है। कैंसर के खुद के स्टेम सेल्स अभी तक ऐसा लेबल नहीं किया जा सकता कि ये कैंसर के स्टेम सेल है और उसको किल कर दे। बट ऑफकोर्स कीमोथेरेपी वो कैंसर के सेल को किल करती है। और अभी कीमोथेरेपी में जो डिफरेंट टाइप्स आ रहा है, लाइक टारगेटेड थेरापी, जैसे इसमें हम स्पेसिफिक टारगेट आइडेंटिफाई करते हैं। तो स्पेसिफिक सेल्स आइडेंटिफाई करते हैं कि जो सेल्स के अंदर वही रिसेप्टर हो या एंटीबॉडी हो, तो उसी सेल को वो दवाई जाके काम करेगी, ताकि बाकी के सेल्स को हम बचा सकते। तो टारगेटेड थेरापी का मेन एडवांटेज यही है कि उसमें हमें फायदा ज्यादा मिलता है और उसकी वजह से साइड इफेक्ट रिलेटिवली कम मिलती है। और अभी नई थेरापी जो रिसेंटली आई है कीमोथेरापी के बाद आई है, दैट इज समथिंग कॉल्ड इम्यूनोथेरापी। तो इम्यूनोथेरापी भी एक प्रकार से दवाई आई है कि जो हमारी बॉडी को कैंसर सेल्स के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए हमें प्रिपेयर करती है। तो ये कोई भी फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट हम ले ले, कीमोथेरापी, टारगेटेड थेरापी और इम्यूनोथेरापी, तो सब ऐसी थेरापी है कि जो कैंसर सेल्स को या कैंसर सेल के स्टेम सेल्स को किल करती है। सेकंड क्वेश्चन उनका था डाइट के रिलेटेड, कि व्हाट आर द एंटी कैंसर डाइट। अभी तक हमारे साइंस के हिसाब से पर्टिकुलरली कोई ऐसा एंटी कैंसर डाइट डिफाइन नहीं किया गया है। पर ऑफ कोर्स हमें सबको पता है कि देर आर द डाइट्स, लाइक जो डाइट में एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा आते हैं, वो डाइट हमारे लिए हेल्पफुल है या कैंसर पेशेंट के लिए ज्यादा हेल्पफुल है। तो जो भी डाइट हम रूटीन लाइफ में प्रमोट करते हैं या लोगों को बोलते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाने के डाइट्स है, वो ओवरऑल बॉडी के लिए अच्छे है और दैट वी कैन यूज। दूसरा कि कौन सा डाइट यूज नहीं करना चाहिए। तो अभी जैसे एक चल रहा है, ज्यादातर व्हाट्सएप में बहुत घूम रहा है कि शुगर का चल रहा है, कि एक्सेसिव अमाउंट में शुगर लेने से कैंसर बढ़ता है या कैंसर हो सकता है, तो या फिर रिकरेंस ऑफ कैंसर भी हो सकता है। तो एक वो भी थियरी आई है कि भाई शुगर ज्यादा अमाउंट में लेने से कैंसर वापस होता है या कैंसर हो सकता है। तो थियरी को भी एलोपैथिक साइंस के हिसाब से अभी तक उतना प्रूफ नहीं मिला है। पर ऑफ कोर्स डाइट में कोई भी चीज है जो एक्सेसिव अमाउंट में ली जाए तो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। लाइक मैं बोलता हूँ कि एनिमल प्रोटीन्स भी हमारी बॉडी के लिए ज्यादा अमाउंट में हम ले तो वो हार्मफुल है। तो डाइट हमारा जो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हम ज्यादा अमाउंट में लें। कुछ कुछ डाइट है कि जिसमें खास करके एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है, जिसमें हम बोलते हैं कि जो भी डाइट येलोइश ऑरेंज करके है, तो वो डाइट्स में एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है। लाइक आप करक्यूमिन ले लीजिए, हल्दी हल्दी जिसको बोलते हैं, तो हल्दी में खुद में एक एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है। तो ऐसी चीजें हैं जिसका ज्यादा सेवन करने से वो बॉडी के लिए बेहतर है और फायदे कारक है। दूसरा निकुंज भाई, एक दूसरा क्वेश्चन है कि मेरा एक फ्रेंड है जिसको बार बार मुंह में छाले हो रहे हैं। एज उसने नहीं डिफाइन किया है, लेकिन 6 महीने से ऐसा बार बार हो रहा है। तो क्या हम उसको ऑन्कोलॉजी की दृष्टि से देख सकते हैं, या फिर उसके लिए कुछ इन्वेस्टिगेट करने की या कोई जरूरत है? एज नहीं बताया है उनने। बार बार मुंह में छाले आने का मेन रीजन रहता है वो विटामिन की कमी या एंटी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसकी कमी होनी।
तो वही एक मेन रीजन होता है कि जिसकी वजह से बार बार छाले हो सकते हैं। पर सेकंड थिंग यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो पेशेंट की हैबिट हिस्ट्री, कि पेशेंट को कोई भी हिस्ट्री है, मीन्स के पेशेंट को कोई हैबिट्स है या नहीं, खास करके कोई टोबैको है, सुपारी है, कि जिसकी हैबिट हो तो उसको भी उसकी वजह से भी बार बार छाले हो सकते हैं। तो मेन रहता है वो मल्टीविटामिन्स। इसकी उनको कैंसर डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है, कोई भी प्रॉपर नजदीक में जनरल प्रैक्टिशनर है या ईएनटी सर्जन है तो उनको दिखा सकते हैं और डायग्नोस कर सकते हैं कि भाई ये हमारी भाषा में जो एप्थस अल्सर बोलते हैं वही है और कुछ नहीं है। दूसरा बारी बारी छाले आने का एक वन ऑफ द रीजन है, वो भी है स्ट्रेस अल्सर, कि लोगों को स्ट्रेस ज्यादा रहता है तो भी वो मुंह में बारी बारी छाले आ सकते हैं। तो वो आइडेंटिफाई करने चाहिए कि तीन में से कौन सा रीजन उनके फ्रेंड में है, और तीन में से दो रीजन तो ऐसे है लाइक स्ट्रेस एंड मल्टीविटामिन एंड न्यूट्रिएंट्स की कमी। तो मल्टीविटामिन की टेबलेट्स, अच्छे एंटीऑक्सीडेंट विथ मल्टीविटामिन का कॉम्बिनेशन की टेबलेट्स लेने से ठीक हो सकते हैं। तो ये दो प्रकार से वो छाले ठीक कर सकते हैं, पर ऑफकोर्स बारी बारी हो रहे हैं तो कोई भी डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। और यदि वही पेशेंट को कोई हिस्ट्री है हैबिट से मोर देन 5 years, टोबैको है, सुपारी है, तो फिर कैंसर का डॉक्टर के पास एग्जामिन करवा ले, वो बेटर है। बहुत ही अच्छा। ठीक है निकुंज भाई, थैंक यू। एक और क्वेश्चन आया है कि एक सीए ओवरी है, ऑपरेटेड केस है, उनका रिपोर्ट कुछ सीए 125 आफ्टर सर्जरी के बाद था, तो कुछ 30 ज्यादा आया था, लेकिन सीटी कॉन्ट्रास्ट वो जब कराया तब वो नेगेटिव आता है। तो ये कैसे हो सकता है कि भाई सीए 120 पॉजिटिव आया और सीटी कॉन्ट्रास्ट नेगेटिव आया आफ्टर सर्जरी? तो उसमें कुछ क्या क्या हो सकता है? इसमें पहले तो आपने लेबल किया कि C125 ज्यादा आ रहा है, पर वो अमाउंट के साथ चेक करना पड़ेगा कि बिफोर सर्जरी C125 का लेवल क्या था, सर्जरी या कीमोथेरेपी वॉट एवर आपकी ट्रीटमेंट कंप्लीट हुई उसके बाद वो कम्प्लीटली जीरो हुआ था या नहीं हुआ, और बाद में बढ़ना चालू हुआ है या नहीं। तो जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो कि ट्रीटमेंट के बाद आपका लेवल एकदम ड्रास्टिकली नॉर्मल रेंज में गया था या नहीं गया था, और गया था और उसके बाद में जो बढ़ रहा है तो वो कौन सी स्पीड से बढ़ रहा है। तो ये चीज पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। एग्जैक्ट एक कोई लेवल को पकड़ने से बदले वो अमाउंट बढ़ रही है या नहीं, वो ज्यादा जरूरी है। सेकंड थिंग के CA-125 ऐसा ट्यूमर मार्कर है कि जो बिनाइन ओवेरियन डिजीज में भी बढ़ सकता है, कि अंकुश की और कोई पैथोलॉजी हो या पेल्विक पैथोलॉजी हो तो भी बढ़ सकता है। और तीसरा फैक्टर कि काफी बार डिजीज आने से पहले ट्यूमर मार्कर्स बढ़ते हैं, ट्यूमर्स मार्कर बढ़ना चालू हो जाते हैं, बट सीटी स्कैन या पेट स्कैन हम करते हैं तो नॉर्मल आता है। बट आफ्टर अ फ्यू वीक्स, लाइक 4 to 6 weeks, और आफ्टर अराउंड 10 to 12 weeks, वो इमेजिंग में भी आ जाता है। क्योंकि इमेजिंग की एक लिमिटेशन है कि ट्यूमर सेल्स या ट्यूमर साइज है वो लेस देन अ सेंटीमीटर साइज है, तो इतनी जल्दी सीटी स्कैन या पेट स्कैन पिकअप नहीं कर पाते, और तब ये डिजीज बढ़ना चालू हो गया है तो ट्यूमर मार्कर रेज हो सकते हैं। तो वो पॉसिबिलिटी है कि यदि C125 रेजिंग ट्रेंड में है, मैंने बोला वो ज्यादा जरूरी है, वो आपका ट्रेंड क्या आता है वो ज्यादा जरूरी है। कि आज आपका लेवल 100 है तो आप उसको ज्यादा मान रहे तो वो जरूरी नहीं है। यदि आपका आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल ट्रीटमेंट यदि आपका वही 50 को 100 की रेंज में ही चल रहा है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट लास्ट मंथ आपका 100 था और इस मंथ 200 हुआ या 300 हो गया है, तो आपको वरी करने की जरूरत है कि भाई ये विद इन अ फ्यू वीक्स डिजीज में appear on the imaging. બરોબર છે. નિકુંજભાઈ, આપણે બાકી ઓલું સર્જરી માટેની બી આપણું એક વસ્તુ આપણે એને સમજાવી દઈએ કે वो पीपीटी के बारे में, तो वो एक आध बार हम कर लेते हैं। पीपीटी स्टार्ट करूं मैं आपका? वो मेरे पास है। हाँ, यहाँ पे हमने हेड एंड नेक सर्जरी मेनली, जिसमें चैलेंजिंग केसेस जिसको बोला जा सकता है, कि जो रूटीनली नहीं करते वैसे केसेस में रिकंस्ट्रक्शन कैसे किया, उसको कैसे ऑपरेट किया है, और मेजोरिटी यहाँ पे जो डिजीज दिखाए गए वो पेशेंट ठीक है और अच्छे है। लाइक यहाँ पे पहले केस गया था वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा था। ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द स्काल था, जहाँ पे जस्ट जेड प्लास्टी अच्छी तरीके से लेजर इंसिजन रखने के बाद प्राइमरी क्लोजर किया है। ये सीए टंग का कंपार्टमेंट डिसेक्शन बोलते हैं, कि जिसमें टंग और मुंह के बीच के सब जो मसल्स है पूरा निकाल देते हैं।
ये सिंपल नेक डिसेक्शन का पिक्चर है कि जहाँ पे सुप्राओमाइड नेक डिसेक्शन हम सिंगल इंसिजन से करते हैं। ये मुंह के कैंसर में इंफ्राटेम्पोरल फोसा क्लियरेंस है कि जहाँ ऊपर तक ट्यूमर जा रहा है जस्ट ब्रेन के नीचे तक, तो वो पूरा निकाल देते हैं। और ये फ्री फ्लैप से किया गया रिकंस्ट्रक्शन से, यहाँ पे देखे ये पेशेंट में हमने रिकंस्ट्रक्शन किया है कि जिसको पेशेंट को पूरा मैंडिबल्स नहीं है, जॉ नहीं है, और नया जॉ रिकंस्ट्रक्ट किया है। और आप देख सकते हैं कि पेशेंट का जो शेप है नियर नॉर्मल शेप है। ये पैरोटिड सर्जरी है कि जहाँ पे सब नर्व्स बचा के किया गया है। दिस वाज आल्सो वन ऑफ द चैलेंजिंग केस कि वही पेशेंट यूपी से स्पेशल आई थी, बहुत बड़ा ट्यूमर लेके आया था। हमने 3 साइकिल कीमोथेरेपी पहले किए, कीमोथेरेपी से अच्छा कंट्रोल रहा, देन वी डू द सर्जरी एंड रिकंस्ट्रक्शन विथ एलटी फ्लैप। And this picture was taken around after 6 months, and patient is alive after 2 years till date. तो कुछ कुछ पेशेंट या कुछ कुछ बायोलॉजी ऐसी रहती है कि जहाँ पे डिजीज बहुत बड़ा हो, फिर भी बायोलॉजी अच्छी है, तो उनको ऑपरेट करने से पेशेंट को हम अच्छे रिजल्ट दे पाते हैं। तो इसी केसेस में हमें पहले तो बायोलॉजी आइडेंटिफाई और बायोलॉजी देखने की जरूरत रहती है। तो इसीलिए कुछ कुछ बॉर्डर लाइन ऑपरेबल केसेस में हम पहले 2 से 3 साइकिल कीमोथेरेपी देते हैं, कैसा रिजल्ट मिलता है वो चेक करते हैं और फिर ऑपरेट करते हैं। क्योंकि काफी बार या फिर मेजोरिटी केसेस में हम ऐसा बोला जा सके कि इतने बड़े डिजीज लेके जब पेशेंट आते हैं, तो ऐसे केसेस में बीमारी वापस आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा रहती है। पर यहाँ पे जो कि दिखाए गए उसमें से कुछ पेशेंट ऐसे थे कि जिसको बड़ा डिजीज होने के बावजूद बीमारी उतनी जल्दी वापस नहीं आई थी। तो ये सारी पीपीटी से हमें पता चल रहा है कि पहले जो टेक्नोलॉजी थी और अब जो टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, अभी जो स्किल इंप्रूवमेंट हो रही है, जो सारे केसेस आ रहे हैं, तो मतलब चैलेंजिंग केस भी ऑपरेट करके हम अच्छी तरह से हम पेशेंट को सरवाइव कर सकते हैं, रिजल्ट दे सकते हैं। ठीक है ना? थैंक यू निकुंज भाई। खास करके उसमें एक और मैं ऐड करना चाहूंगा कि माइक्रोवास्कुलर रिकंस्ट्रक्शन जो अभी आया है कैंसर सर्जन की हेल्प या कैंसर सर्जरी की हेल्प में, तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज हुई है कि पिछले 15-20 सालों में माइक्रोवास्कुलर रिकंस्ट्रक्शन चालू किए हैं। तो उसकी वजह से पेशेंट को जो हम फंक्शनल लाइफ है वो बहुत अच्छी दे सकते हैं, पेशेंट को क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो काफी अच्छी दे सकते हैं। जैसे आपने पिक्चर में भी देखा कि पेशेंट का पूरा जॉ नहीं था और हमने उनका जॉ नया रिकंस्ट्रक्ट किया, तो उसकी वजह से पेशेंट का लुक कॉस्मेसिस तो बेटर आया ही है, तो उसको खाने पीने में बोलने में तकलीफें कम रहती है। तो उस पेशेंट को ओवरऑल उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो काफी इंप्रूव हो जाती है। ताकि आज से 25 साल पहले जाए तो एक ऐसा था कि भाई कैंसर सर्जरी करने के लिए लोग रेडी नहीं थे। क्यों? तो क्या कैंसर सर्जरी मुंह की सर्जरी खास करके करो तो उसमें मॉर्बिडिटी यानी कि पेशेंट को तकलीफें बहुत ज्यादा रहती थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होते थे। पर आज की ये रिकंस्ट्रक्शन की हेल्प की वजह से वो प्रॉब्लम्स धीरे धीरे कम हो गए। जैसे जयेश भाई ने बोला वैसे कि 3-4 चीजें इसमें ऐड हुई कि हमें डिजीज का नेचर पता चला है, बायोलॉजी हम असेस करना जान गए कि पहचान गए कि हमें भी कौन सा डिजीज को ऑपरेट करना है, किसको नहीं ऑपरेट करना है। सेकंड थिंग, एक अच्छी कैंसर सर्जरी, और तीसरा पोर्शन होता है रिकंस्ट्रक्शन। तो ये 3 चीजों को मिला के यदि किया जाए तो हम बेटर सर्जरी तो कर ही पाते हैं, पर उसके साथ में पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी बहुत अच्छी दे सकते हैं पेशेंट को। तो जैसे जैसे डिजीज आगे बढ़ता जाएगा कि लाइक पहले थे कि ओरल कैंसर की हम बात करें तो पहले मेजोरिटी पेशेंट जो आते थे वो मोर देन 60 ईयर्स आते थे, ओल्ड एज पेशेंट आते थे। पर आज के दिन में हम देखते हैं हमारी प्रैक्टिस में कि मेजोरिटी पेशेंट्स आर द मिडिल एज ग्रुप पेशेंट्स, और ये पेशेंट डिमांडिंग पेशेंट है। दीज आर द मेन वर्क फोर्स ऑफ द सोसाइटी। उनको सोसाइटी में सर्जरी के बाद वापस जाना है, सोशल लाइफ में वापस जाना है, तो उनकी सोशल और इकोनॉमिकल लाइफ डिस्टर्ब ना हो वो भी ध्यान रखने का हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कैंसर क्योर करने के साथ साथ ये चीजें भी हमने चालू की है कि पेशेंट का जो ओवरऑल सोशली और इकोनॉमिकली एक्सेप्टेबल लाइफ उनको हम दे सके और मैक्सिमम वो फंक्शनल रह सके, वैसे हम ट्राई करते हैं। बरोबर। अभी एक पेशेंट एक दर्शक मित्रों का क्वेश्चन आया है कि उनकी दादी माँ है, वो 83 इयर्स की एज है, उसको सीए पेंक्रियाज अभी 2 महीने पहले डिटेक्ट हुआ था। थोड़ा सा डॉक्टर बोल रहे हैं कि एडवांस स्टेज में 38 केजी उसका वेट है। तो क्या सीए पेंक्रियाज अभी दूसरा इन्वेस्टिगेट नहीं किया है, लेकिन क्या वो सीए पेंक्रियाज ट्रीटेबल है या कुछ सर्जिकल ऑप्शन
अवेलेबल है या उसकी कुछ ट्रीटमेंट पॉसिबल है? यहाँ दो चीजें मैं ध्यान देना चाहूंगा। एक पहला चीज है कि मेजोरिटी ऑफ टाइम लोग एज पकड़ के या वेट पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये एज है तो ट्रीटमेंट हम नहीं करते, ये वेट है तो हम ट्रीटमेंट नहीं करते। बट एज में पेशेंट की क्रोनोलॉजिकल एज उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो बायोलॉजिकल एज इम्पोर्टेंट है, कि ये मशीन है, एक बॉडी है, एक मशीन है। वो कितना घिसा हुआ है वो ज्यादा जरूरी है, वो कितना पावरफुल है वो जरूरी है। क्योंकि कुछ कुछ बार ऐसा होता है कि 40-45 साल का बंदा भी कोई भी छोटी से छोटी सर्जरी के लिए अनफिट हो सकता है। लाइक किसी को मेजर हार्ट अटैक आ चुका है और उनका हार्ट का पंपिंग 15-20% है, तो मेजर सर्जरी के लिए ही इज नॉट फिट। बट आपने जैसा बोला कि 83 ईयर्स एज है, बट उनका हार्ट प्रॉपरली फंक्शनिंग है, तो ही और सी इज फिट फॉर द सर्जरी। सो rather देन क्रोनोलॉजिकल एज जो इम्पोर्टेंट रहता है वो बायोलॉजिकल एज इम्पोर्टेंट रहता है, कि यार उनकी बॉडी है वो फिजिकली कितनी फिट है वो जरूरी रहती है। तो कभी भी एज के हिसाब से पेशेंट को ट्रीटमेंट रिफ्यूज नहीं करना चाहिए। उनका ओवरऑल बॉडी स्टेटस देख के या पूरा फिजिकल चेकअप करके उनके बाकी के ऑर्गन्स कितने अच्छे हैं वो देखने के बाद करना चाहिए। सेम इम्पोर्टेंट चीज है वेट के लिए भी। यदि किसी का वेट सालों से उतना ही है तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बट ऑफकोर्स उनका वेट 70 kg एक नॉर्मल वेट रहता था, और सडन कम होके 38 या 40 पे आ गया, तो वो वरीसम फीचर्स है कि ऐसे पेशेंट को कुछ भी आप ट्रीटमेंट करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज्यादा है। तो यदि किसी का वेट सालों से 38 का 38 ही है तो उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आता। और दूसरा आपका जो पोर्शन था वो, कि यदि आपको किसी डॉक्टर ने बोला है कि सीए पेनक्रियास है और लोकली एडवांस है, तो डॉक्टर ने सीटी स्कैन या एमआरआई कुछ करने के बाद ही, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही बताया होगा कि वो लोकली एडवांस ट्यूमर है। तो ही मे बी ए राइट, क्योंकि लोकली एडवांस ट्यूमर पेनक्रियास के होते हैं तो वो उतने ट्रीटेबल नहीं रहते हैं, उसमें सर्जरी डिफिकल्ट है। और 83 ईयर्स में ऑफकोर्स एडवांस ट्यूमर में पेनक्रियास में कीमोथेरेपी देना भी समवॉट डिफिकल्ट है। बट स्टिल यदि पेशेंट की जनरल कंडीशन अच्छी है, फिट है, देन वी कैन गो अहेड एंड दे सकते हैं। इनफैक्ट रिसेंटली एक सूरत में सर्जन है, उनके फादर को सीए पेनक्रियास लोकली एडवांस डायग्नोस हो चुका है और ही इज ऑलरेडी ऑन द कीमोथेरेपी एट द एज ऑफ 79। तो ऐसा नहीं है कि एज के हिसाब से हम उनको रिफ्यूज कर दें। पेशेंट की जनरल कंडीशन अच्छी है तो हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दूसरा, सारे पेशेंट्स अगर कैंसर जिसको डिटेक्ट होता है, एक दर्शक मित्रों का क्वेश्चन है, तो क्या वो हमेशा रिस्की रहता है या फिर उनकी एक्टिव ट्रीटमेंट करानी पड़ती है, बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है? ऑल द कैंसर पेशेंट आर एट रिस्क। तो आई थिंक वो कोरोना रिलेटेड पूछने चाह रहे हैं, मुझे ऐसा हाँ, लग रहा मुझे, है हाँ हाँ कि ये माहौल हाँ, में वो एग्जैक्टली। कैंसर पेशेंट का वो कितना रिस्क रहता है। या तो डेफिनेटली कैंसर पेशेंट्स, पर्टिकुलरली खास करके जिनकी ट्रीटमेंट चालू है या रिसेंटली खत्म हुई है, इसमें मैं ऐसा लेबल करूंगा कि जिनकी ट्रीटमेंट पिछले 6-8 महीने में खत्म हुए ऐसे पेशेंट्स, या जो भी ऑन गोइंग ट्रीटमेंट पे है, इधर पोस्ट सर्जरी पेशेंट है जिनकी कीमोथेरेपी चालू है, या जिनकी रेडियोथेरेपी रिसेंटली चालू है या रिसेंटली खत्म हुई है, तो ऐसे पेशेंट है वो डेफिनेटली कोरोना से हाई रिस्क है इन्फेक्शन होने के। और उनके केसेस में कोरोना फैलने का, जो फ्लेयर अप होने का चांसेस है, वो भी थोड़े ज्यादा रहते हैं। बिकॉज के कैंसर पेशेंट की ये जो ट्रीटमेंट चल रही है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि सपोज पेशेंट को कीमोथेरेपी चल रही है, तो कीमोथेरेपी खाली कैंसर सेल को नहीं मारती, बट बॉडी के फास्ट ग्रोइंग सेल्स है उसको भी मारती है। खास करके कीमोथेरेपी की वजह से हमारे डब्ल्यूबीसी है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, जिसको हम हमारे बॉडी के डिफेंस सेल्स बोलते हैं, तो उसको भी मारती है और डब्ल्यूबीसी कम हो जाती है, तो बॉडी को कोई भी बाहरी इन्फेक्शन लगने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सो इट इज नॉट लाइक दैट ओनली द कोरोना इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा है, बट कोई भी बॉडी को इन्फेक्शन लगने के चांसेस वो पेशेंट को ज्यादा रहते हैं। तो कोई भी कैंसर पेशेंट है कि जिनको ट्रीटमेंट चालू है, तो उनको डेफिनेटली ये डिजीज यानी कोरोना के वायरस का इन्फेक्शन लगने के चांसेस रिलेटिवली ज्यादा है, और इन्फेक्शन लगने के बाद वो इन्फेक्शन फ्लैप होने के भी चांसेस ज्यादा है। तो कैंसर पेशेंट को खास करके अभी प्रिकॉशन का माहौल में, ये माहौल में प्रिकॉशन रखनी चाहिए। प्रिकॉशन में क्या रखे, अभी बात वही आ जाती है। तो उनको 24 आवर्स मास्क पहन के ही रखना चाहिए। एटलीस्ट 3 लेयर मास्क जो बोलते हैं वो पहनना चाहिए। मेजोरिटी टाइम हमें क्वेश्चन आता है कि N95 मास्क ही पहने या N95 मास्क जरूरी है।
तो वो जरूरी नहीं है। 3 लेयर मास्क जो भी सर्टिफाइड है, या कॉटन का भी 3 लेयर मास्क अभी तो मार्केट में आने लगे हैं, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी के N95 मास्क ही पहने। सेकंड थिंग, हो सके उतना बाहर, घर के बाहर जाना, ट्रीटमेंट के अलावा घर के बाहर जाना अवॉइड करिए। जहाँ पे लोगों का गैदरिंग्स है वहां पे जाना अवॉइड करिए। आपके नोन पर्सन के ही कांटेक्ट में आए, बाकी के पर्सन के कांटेक्ट में ना आए। यदि कहीं पे भी हमें जाना पड़ रहा है, लाइक अस्पताल में जा रहे हैं या दूसरी कोई जगह पे जा रहे हैं, तो द अटमोस्ट इम्पोर्टेंट इज द सोशल डिस्टेंसिंग। पर्सन टू पर्सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करने की ट्राई करिए। वो डिस्टेंस मिनिमम 2 मीटर या 6 फुट का मेंटेन करें, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और कोई भी पेशेंट को एक्टिव इन्फेक्शन आपको लग रहा है कि किसी कोई पेशेंट को सर्दी जुकाम खांसी है और फीवर है, तो ऐसे पेशेंट से हो सके उतना डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करिए। और थर्ड थिंग, हैंड वॉश, के बारी बारी आप हैंड वॉश करिए और हैंड को सैनिटाइज करिए। तो कैंसर के हमारे जो पेशेंट्स हैं उनके लिए खास मैसेज देना चाहूंगा कि वो ये कोरोना के वायरस के इन्फेक्शन के लिए हाई रिस्क है डेफिनेटली। उनको बाहर जाना हो सके वहां तक अवॉइड करना चाहिए, और जैसे मैंने बताया वो से 3 चीज का पालन करना कंपलसरी, ऐसा बोलूंगा तो चलेगा। कंपलसरी मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए। यदि आप अस्पताल में ही भी है तो वहां पे भी आप डॉक्टर्स या अस्पताल स्टाफ को तो आपको हेल्प करता ही रहेगा कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए। पर आप खुद भी अवेयर रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स में आइए। आप खुद भी दूसरे दो दर्द पेशेंट के या रिलेटिव के पास में मत जाइए। और थर्ड थिंग, हैंड वॉश, के बारी बारी हैंड वॉश करते रहिए। तो हमारे पेशेंट्स भी यदि ये चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो उनको भी हम ये वायरस के इन्फेक्शन से बचा सकते हैं, या इन उनमें ये वायरस का इन्फेक्शन लगने के चांसेस वो कम कर सकते हैं। बरोबर। एक पेशेंट का क्वेश्चन है कि भाई व्हाई डू कैंसर पेशेंट एक्सपीरियंस ए सीवियर पेन एंड हाउ लॉन्ग पेशेंट सर्वाइव आफ्टर डिटेक्टिंग द कैंसर एट द डिफरेंट स्टेज। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो कैंसर का जो पेन होता है वो एक चीज से नहीं होता है। फर्स्ट थिंग वो डिजीज से होता है कि कैंसर इटसेल्फ इट कॉजेज डिजीज है, इसके लिए उसको पेन हो रहा है। सेकंड पेन इज बिकॉज ऑफ द ट्रीटमेंट रिलेटेड, कि जैसे कीमोथेरापी है, रेडियोथेरापी की, वो ट्रीटमेंट रिलेटेड भी पेन हो सकते हैं। दूसरा, कैंसर फैलने से ट्रीटमेंट हो सकता है। अ, तो ये सारी चीजों से उसको होता है। तो जिस तरह का पेन है वो उसके हिसाब से हमें ट्रीट करना पड़ता है। तो जैसे कैंसर अगर डिटेक्ट होता है तो जैसे निकुंज सर इज वेरी एक्सपर्ट, तो उसमें जैसे उसको सर्जिकल की रिक्वायरमेंट है या कीमो की रिक्वायरमेंट है, रेडियोथेरापी की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से वो पेन के लिए वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके साथ इंटीग्रेटेड पैलिएटिव अप्रोच जो पेन फिजिशियन है हम लोग उसके साथ सपोर्टिव ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि दर एक पेशेंट को पेन होता ही है, लेकिन जिस जिस समय पे जिस तरह का पेन होता है और जिसकी वजह से होता है वो डायग्नोस करने के बाद हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। अ, आपका क्या कहना है निकुंज भाई वही इसमें? क्वेश्चन का उनका दूसरा पार्ट था। हम्म। नहीं, वो आपका 100% बात सही है कि कैंसर में पेन सीवियर होता है, उनका क्वेश्चन था। बट हम्म। यहाँ पे थोड़ा ऐड करना चाहूंगा कि कैंसर का इनिशियल स्टेज में पेन उतना नहीं होता है। हम्म। जो कैंसर का पेन चालू होता है यूजुअली लास्ट स्टेजेस में ही होता है। बिकॉज इनिशियल स्टेज में कोई भी लाइक मुंह का कैंसर ले लीजिए तो वो छोटा सा छाला रहता है, या पेट में कोई भी गठान रहती है तो छोटी सी रहती है, जो बॉडी बॉडी में इजीली एकोमोडेट हो जाती है और उसमें उतना पेन नहीं होता है। उल्टा कोई पेशेंट मेरे को आके ऐसा बोले कि मुझे मुंह में छाला है और उसमें बहुत पेन है, तो मैं बिना देखे उसको नहीं बोल सकता हूँ कि भाई 98% आपको कैंसर क्या नहीं है। नहीं? 1-2% अलग बात है कि जहाँ पे नर्व एंडिंग अर्ली इन्वॉल्व हुआ है तो उनको पेन ज्यादा रहता है। तो शुरुआत के स्टेज में स्टेज 1-2 कैंसर स्टेज है, या आप 3 भी इन्फेक्ट है तो उसमें उतना पेन नहीं रहेगा। डेफिनेटली एडवांस स्टेज जैसे होते जाते वैसे पेन बढ़ता है। उसका मेन रीजन है कि कहाँ कैंसर कहाँ कहाँ पे फैलता है। लाइक मेजोरिटी कैंसर जो कैंसर स्टेज 4 में फैलते हैं, तो लाइक एग्जांपल लूँ तो वो हड्डी में फैलते हैं। तो हड्डी ऐसी जगह है, स्पाइन से या कोई भी जगह बोन में है, तो बोन ऐसी जगह है कि वहां पे उनको कैंसर को स्प्रेड अप होने की ज्यादा जगह नहीं, तो एक स्ट्रेचिंग पेन भी चालू होता है और हड्डी को वो कैंसर खोखला करता जाता है, तो उसकी वजह से भी हड्डी का खुद का पेन चालू होता है, तो वो पेन रहता है। नर्व्स जहाँ पे इन्वॉल्व होती है उसकी वजह से पेन रहता है। और तीसरा पेन पराइटल पेन बोलते हैं, कि बॉडी में कहाँ पे भी ट्यूमर बढ़ता है
तो ट्यूमर बढ़ने की वजह से उसकी जो सरफेस है वो स्ट्रेच होती है, तो वो स्ट्रेच होने की वजह से भी एक स्ट्रेचिंग पेन होता है। ट्यूमर कहीं पे कंप्रेस कर रही है कोई भी ऑर्गन्स को, तो वो कंप्रेशन की वजह से भी पेन हो रहा है। तो वैसे जैसे ट्यूमर बढ़ती जाती है या अल्सर बढ़ते जाते हैं, तो वैसे वो उसकी एडवांस स्टेज में पेन ज्यादा होता है, अर्ली स्टेज में पेन उतना नहीं होता है। सेकंड जो उनका पार्ट था क्वेश्चन का कि कैंसर स्टेज में सर्वाइवल क्या है, तो हर कैंसर का अपना सर्वाइवल अलग अलग है। सिर से पैर तक हम अलग अलग पकड़े तो लगभग बॉडी की डिफरेंट डिफरेंट 70 साइट्स पे डिफरेंट अराउंड 200 टाइप के कैंसर होते हैं, और उसमें सब कैंसर के सब टाइप्स अलग रहते हैं और सब पेशेंट का स्टेज अलग अलग रहता है। तो इन जनरल के कैंसर में सर्वाइवल क्या रहता है वो बताना डिफिकल्ट है, पर फिर भी एक ओवरऑल व्यू में बताऊं कि भाई डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें, डेवलप कंट्री की बात करें लाइक यूएस यूके है, तो उनमें कैंसर क्योर रेट जो है वो 60% है। और डेवलपिंग कंट्री की बात करें लाइक इंडिया का, तो यहाँ पे क्योर रेट है वो 35 टू 40% है। तो ये मेजर डिफरेंस क्यों है इतना 30% का, कि कैंसर की ट्रीटमेंट यूएस में कुछ बेटर होती है? तो नहीं, कैंसर की ट्रीटमेंट जो यूएस में होती है वही इंडिया में हो रही है, बट यूएस में जो मेजोरिटी कैंसर आर डायग्नोस हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 70 to 80% कैंसर वहां पे जो डायग्नोस हो रही है वो स्टेज 1 या मैक्सिमम स्टेज 2 पे है। बल्कि हमारा रेशियो है वो पूरा रिवर्स है, कि मैक्सिमम हमारा जो डायग्नोसिस है 70 to 80% आर वन स्टेज 3 और स्टेज एडवांस 4। स्टेज 4। हमारी प्रैक्टिस में हम देखते हैं कि स्टेज 1 कैंसर इज हार्डली 10%। तो जयेश भाई ने जैसे बताया है कि स्टेज 3 और स्टेज 4 कैंसर है उनको हम एडवांस कैंसर लेबल करते हैं। और ये एडवांस स्टेज में कैंसर की ट्रीटमेंट पॉसिबल तो हो जाती है, कि कैंसर की सर्जरी जहाँ पे जरूरत है तो सर्जरी हो जाती है। एडजुवेंट ट्रीटमेंट में यानी सर्जरी के बाद हम उनको कीमोथेरेपी या रेडिएशन जो भी जरूरत है तो वो देते हैं। तो ट्रीटमेंट हम कर पाते हैं, और वो ट्रीटमेंट के हिसाब से पेशेंट एक बार क्योर भी हो जाता है। लाइक आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल ट्रीटमेंट हमारा सबका एक रूटीन प्रोटोकॉल्स रहता है कि हम 3 महीने के बाद एक कोई भी रेडियोलॉजिकल इमेजिंग कर लेते हैं, सीटी स्कैन हो, एमआरआई हो या पेट स्कैन हो, और उसमें हम कंफर्म कर लेते हैं कि कैंसर 100% ठीक हो गया है। बट जो पेशेंट को स्टेज 3 या 4 का कैंसर है उनको कैंसर वापस आने के जो चांसेस है वो रिलेटिवली ज्यादा रहते हैं, और उनको कैंसर वापस आने की शक्यता पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। और कैंसर जब वापस आ जाता है तब उसका जो सर्वाइवल रेट पेशेंट का है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे इन जनरल सर्वाइवल रेट का बात करना डिफिकल्ट है, बट अलग अलग कैंसर का अलग अलग सर्वाइवल रेट है, और वो मेनली जो डिपेंड रहता है उस स्टेज पे रहता है। लाइक एग्जाम्पल के साथ बताऊं कि स्टेज 1 ब्रेस्ट कैंसर है तो उसमें 5 ईयर सर्वाइवल रेट हम बोलते हैं तो वो 90% है। बट वही कार्सिनोमा ब्रेस्ट यानी सीए ब्रेस्ट ब्रेस्ट का कैंसर है और स्टेज 4 में पेशेंट हमारे पास आता है, तो वही एग्जैक्टली। पेशेंट को 5 ईयर सर्वाइवल रेट है वो 20% है। एग्जैक्टली। तो स्टेज 1 to 4 वो टाइम पीरियड है वो बहुत छोटा है। कुछ कुछ पेशेंट को तो 1 to 4 में पहुंचने में 2 से 3 महीना ही लगता है, कोई पेशेंट 6 से 12 महीना भी लग सकता है। तो टाइम पीरियड बहुत कम लेता है, पर उसमें जो सर्वाइवल डिफरेंस है वो बहुत बड़ा है। कि स्टेज 1 में ऐसा है कि 100 में से 90% पेशेंट लंबा और अच्छा जिंदगी जीते हैं, और स्टेज 4 में हार्डली 10 to 20% पेशेंट लंबी जिंदगी निकाल सकते हैं। मेजोरिटी पेशेंट्स 1 या 2 साल में खत्म हो जाते हैं। तो कौन से स्टेज में कैंसर डायग्नोस होता है वो बहुत ही जरूरी है। और उसके बाद में यहाँ पे मैं थोड़ा स्ट्रेस देना चाहूंगा कि कैंसर का पता चलने के बाद भी उसकी ट्रीटमेंट, कि उसको एक प्रॉपरली गाइडलाइन के हिसाब से ट्रीटमेंट मिलती है या नहीं मिलती है। कुछ कुछ बार पेशेंट की फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से, कुछ बार अवेलेबिलिटी की वजह से, कुछ बार पेशेंट का खुद का विलिंगनेस नहीं है उसकी वजह से, तो बहुत सारे रीजन है कि उसकी वजह से उनको ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाती है, और उसकी वजह से भी कैंसर सर्वाइवल खराब होता है। कुछ बार हमने सुना है कि उनका स्टेज 1 कैंसर था, फिर भी उनको कैंसर वापस आया, या फिर उनको एक्सवाइजेड प्रॉब्लम्स हुआ। तो बट स्टेज 1 कैंसर पता चलने के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ट्रीटमेंट, कि वो पेशेंट ने प्रॉपर जगह पे प्रॉपर ट्रीटमेंट और गाइडलाइन के हिसाब से जो पूरी ट्रीटमेंट थी वो करवाई है या नहीं करवाई है, वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। तो कैंसर सर्वाइवल दोनों चीजों पे डिपेंड रहता है कि पेशेंट का स्टेज कौन से स्टेज पे डायग्नोस होता है, और पेशेंट प्रॉपरली ट्रीटमेंट करवाते हैं या नहीं करवाते हैं।
राइट निकुंज सर, कि आपने जैसे बोला कि भाई अर्ली डिटेक्शन अगर स्टेज 1 में और 2 में आता है तो उसका लॉन्ग उसका लाइफ ज्यादा रहता है। मेरे पास कई सारे पेशेंट ऐसे आते हैं कि जस्ट वो दे आर कम्स फॉर द बैक पेन, और जस्ट हम उसको बैक पेन की तरह ट्रीट करते हैं और फिर उसको एमआरआई करवाए तो पता चलता है कि दिस इज अ सेकेंडरी मेटास्टेसिस इन दी स्पाइन। एंड तो कई बार तो प्राइमरी का भी हमें पता नहीं होता है और पेशेंट का ऐसा होता है। तो दिस इज अ लाइकली हैपन्स कि भाई मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट्स, क्योंकि हमारे जो पेशेंट होते हैं कई बार थोड़ा बहुत पेन होता है तो चला लेते हैं कि भाई चलता है, वो होता है, डिटेक्ट नहीं होता है। तो ये सारी चीज से यहाँ पे ट्रीटमेंट में बहुत फर्क गिरता है। पेलिएटिव केयर से पेन में कितनी राहत हो सकती है, तो ये कहना है एक कर सकते हैं कि पेलिएटिव केयर में बहुत राहत होती है। पहले जो कंसेप्ट ऐसा था कि भाई पेलिएटिव केयर इनिशियली टर्मिनल पेशेंट को या एंड स्टेज पेशेंट को ही देते हैं। नाउ इनिशियली फेज में हमने बोला कि पेलिएटिव केयर इज ए इंटीग्रेटेड पार्ट। जब से पेशेंट का कैंसर डिटेक्ट होता है वहीं से पेलिएटिव केयर उसकी स्टार्ट हो जाती है। तो पेलिएटिव केयर से बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आई, जैसे ट्रांसडर्मल पेचिस है, देन डिफरेंट डिफरेंट टेबलेट्स है, न्यूअर पेन मैनेजमेंट की टेक्निक्स है। उससे बहुत सारी ट्रीटमेंट से हम पेशेंट को क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं। निकुंज भाई, आपके लिए एक क्वेश्चन है कि भाई सीए ब्रेस्ट ऑपरेट हो चुका है 1 साल पहले और ऑलरेडी कुछ 8 कीमोथेरेपी ले लिए है पेशेंट ने, और उसके बाद कुछ रिकरेंस हुआ था और अभी स्पाइन में मेटास्टेसिस हुआ है। तो अब आगे की ट्रीटमेंट के लिए हम कैसे जा सकते हैं? यदि स्पाइन में मेटास्टेसिस है तो पहला काम वहाँ करना चाहिए कि वो स्पाइन का एमआरआई करके चेक करना चाहिए कि वो स्पाइन कैसा है, कोई फ्रैक्चर स्पाइन में हुआ है या नहीं हुआ है। यदि स्पाइन में कोई फ्रैक्चर हुआ है तो पहले तो स्पाइन फिक्सेशन की जरूरत पड़ सकती है, ताकि पेशेंट को न्यूरोलॉजिकली सिम्टम्स ना आए। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स यानी कि जो जो लेवल पे स्पाइन का फ्रैक्चर हो गया उसके नीचे का पूरा बॉडी जूठा हो जाएगा या ये पेशेंट की टोटल मूवमेंट चली जाती है। तो पहला तो एमआरआई करके वो चेक कर लेना चाहिए कि वो जो जगह पे स्पाइन मैट्स है उसका लेवल कैसा है। यदि फ्रैक्चर नहीं है तो वो स्पाइन को फिर भी रेडिएशन देना चाहिए, जिसको हम पैलिएटिव रेडियोथेरेपी रेडियोथेरेपी। बोलते हैं। एग्जैक्टली। हाँ, तो रेडियोथेरेपी का मेन पर्पस रहेगा कि उसमें पेशेंट को पेन कम करने के साथ साथ वहां पे डिजीज का ग्रोथ भी स्टॉप कर सके, ताकि वो स्पाइन को हम और मजबूत कर सके और फ्रैक्चर होने के चांसेस कम कर सकते हैं। तो उसमें स्पाइन को यानी बोन को मजबूत करने की दवाइयां भी आती है, इंजेक्शन, तो वो साथ में चालू करनी चाहिए। और फिर उनका ओवरऑल डिजीज स्टेज की वजह से बिहेवियर जो ईएफ या हर2 रिपोर्ट से हम चेक करते हैं, और पहले उन्होंने क्या कीमोथेरेपी लिया है और वो पहली वाली कीमोथेरेपी खत्म करके कितना टाइम गया है, तो उसके हिसाब से उनको हम दूसरी कीमोथेरेपी एडवाइस कर सकते हैं को जो डिजीज में हमें ओवरऑल कंट्रोल करने में हेल्प करे। एक क्वेश्चन है कि भाई, गुड इवनिंग डॉक्टर्स, इफ एनी पेशेंट्स थर्ड स्टेज ओरल कैंसर दे यूज बुप्रेनोर्फिन पेच, राइट नाउ इज देयर इज a chance of continue for a longer time of pain relief or alternative patch is having a sir? और इसमें मुझे ये कहना है कि बुप्रेनोर्फिन हम यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द ऑपियोइड रोटेशन। So buprenorphine is a opioids. So sometimes there may be a chance of the tolerance of the patches or tolerance of the pain is there. Tolerance का मतलब ये होता है कि सपोजली मुझे पेन रिलीफ करने के लिए 10 मिलीग्राम ब्यूप्रीनोर्फिन पेज की रिक्वायरमेंट है। थोड़े समय के बाद मेरा बॉडी 10 मिलीग्राम से मेरे को रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है कि 50 मिलीग्राम लगाना पड़ता है या 20 मिलीग्राम लगाता है। उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि उसका टॉलरेंस बढ़े। उसका दूसरा एक कारण ये भी हो सकता है कि थोड़े लंबे समय के बाद अगर डिजीज प्रोग्रेस होता है तो भी पेन बढ़ सकता है। तो हमारे चीज पे पेन मैनेजमेंट में ओपियोइड रोटेशन इज मस्ट। तो दूसरे बहुत सारे पेचेज आते हैं, तो उसका एक हमारा कैलकुलेशन रहता है ओपियोइड रोटेशन का कि भाई ब्यूप्रीनोर्फिन पेज की रिक्वायरमेंट कैसी कितनी है, उसके हिसाब से हम फेंटानिल पेज या फेंटानिल पेज पे करते हैं। मॉर्फिन टेबलेट्स की रिक्वायरमेंट और मॉर्फिन टेबलेट पे स्विच ओवर करते हैं। उसका पूरा कैलकुलेशन करके साथ मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट हैविंग ए नोसिसेप्टिव पेन के साथ उसको नौस्का भी पेन रहता है, तो नौस्का की दवाई भी हम देते हैं, जैसे WHO स्टेप लेडर पैटर्न होता है उसके हिसाब से। तो सारा कुछ पेन स्कोर हम मेजर करते हैं, उसका डोज फिक्सेशन करते हैं और उसके बाद के हिसाब से हम उसको ऑपियोइड रोटेशन पे हम फिक्स करते हैं, उसके हिसाब से हम उसका पेन मैनेजमेंट करते हैं। एक क्वेश्चन निकुंज भाई आपके लिए आया है कि भाई उनका एक कजिन है जिसको सीए बक्कल म्यूकोजा कुछ ओरल कैविटी जैसा डिटेक्ट हुआ है, अभी रिसेंटली कुछ बायोप्सी हुआ है। तो अभी आगे की ट्रीटमेंट कैसे प्लान कर सकते हैं? सिर्फ बायोप्सी करवाई ही है अभी तो।
तो उसको आगे कैसे हम ले जा सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए? नहीं, अभी तो बायोप्सी किया है तो मोस्टली सीटी स्कैन भी साथ में रेडियोलॉजिकल इमेजिंग हो गए होंगे। सीटी स्कैन हुआ होगा या एमआरआई हुआ होगा या पेट स्कैन। तो डिपेंडिंग आप जहाँ पे भी डॉक्टर को दिखा रहे तो वो उनके प्रेफरेंस की हिसाब से आपको सीटी स्कैन, एमआरआई या पेट स्कैन का एडवाइस करेंगे। और उसको देख के यदि सर्जरी पॉसिबल है तो पहले तो सर्जरी में ही जाना चाहिए, क्योंकि मुंह के कैंसर में जो पहली ट्रीटमेंट और जो सेफ ट्रीटमेंट है वो सर्जरी है, कि जहां तक सर्जरी हो सकती है वहां तक सर्जरी ही कर लेनी चाहिए। तो मुंह के कैंसरों को हम 3 भाग में ऐसा बोलूं कि डिवाइड कर सकते हैं कि लोकल या एडवांस एंड मेटास्टेटिक कैंसर। तो लोकल या लोकली एडवांस कैंसर में सर्जरी इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। अगेन लोकली एडवांस केसेस में बॉर्डर लाइन केसेस भी होते हैं, क्योंकि जो ऑपरेट हो सके या ना हो सके उसमें 2 साइकिल कीमोथेरेपी देंगे फिर ऑपरेट करेंगे। तो डिपेंडिंग ऑन द रेडियोलॉजिकल इमेजिंग सीटी या एमआरआई के बाद वो डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे भाई कौन सी ट्रीटमेंट उनके लिए बेटर है या पॉसिबल है। बट मुंह के कैंसर में जहां तक सर्जरी हो सकती है और आपको यदि आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि हाँ सर्जरी पॉसिबल है तो सर्जरी करवा लेनी चाहिए। सर्जरी करने के बाद जो फाइनल बायोप्सी रिपोर्ट आएगा वो आपका फाइनल स्टेज आएगा, और वो रिपोर्ट के हिसाब से आपको आगे फर्दर ट्रीटमेंट एडवाइस की जाएगी, जिसमें मेन ट्रीटमेंट आएगी वो रेडियोथेरापी है। और काफी बार रेडियोथेरापी के साथ में कीमोथेरापी भी ऐड करते हैं, जो रेडिएशन की इफेक्ट बढ़ाती है। तो यदि रिपोर्ट के हिसाब से वो भी जरूरत है तो वो भी करनी चाहिए। तो हमारी एक गाइडलाइन के हिसाब से आपको मुंह के कैंसर में सर्जरी पॉसिबल है तो सर्जरी, और बाद में रिपोर्ट के हिसाब से जरूरत पड़े तो रेडियोथेरापी और कीमोथेरापी करनी चाहिए। ओके, सो आज के सेशन का हम कंक्लूड करते हैं निकुंज भाई कि अर्ली स्टेज में अगर कैंसर डिटेक्ट होता है तो उसकी लाइफ अच्छी तरह से, मतलब वी कैन सर्वाइव द पेशेंट मोर longer लाइफ वी कैन गिव। देर आर सो मेनी न्यूअर टेक्निक्स इन दी सर्जरी एस्पेक्ट, जैसे आपने बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स पीपीटी में दिखाए कि बहुत से चैलेंजिंग केसेस थे, उसको भी हम अच्छी तरह से सर्जरी करके उसको हम सर्वाइव कर सकते हैं। बहुत से सारी कीमोथेरापी में, जैसे आपने बोला कि टारगेट कीमोथेरापी आती है कि टारगेट कीमोथेरापी से हम इतने ही सेल्स को हम कीमोथेरापी दे सकते हैं। और रेडिएशन में भी बहुत सारे अभी न्यूअर टेक्नोलॉजी आ गया है। और उसके साथ पैलिएटिव केयर का जो इंटीग्रेटेड केयर, उसका सिम्टोमेटिक रिलीफ पेन पार्ट उसको कर सकते हैं। एडवांस स्टेज में भी हम पेशेंट को अच्छी तरह से क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं। तो ये पूरा हमारा जो आज का जो कंसेप्ट था, तो वो थैंक यू निकुंज भाई कि आपने बहुत अच्छा गाइडेंस दिया। और आपकी तरफ से हमारे कोई जो लिसनर्स है, दर्शक मित्र है, उसको आपको कुछ नया कुछ मैसेज देना हो तो? जैसे जयेश भाई ने बता दिया कि कैंसर में जो एक विक्टिम है, पहले से हमें सबको पता है कि कैंसर को जितना जल्दी जान सको उतना उसको जीत सकते हैं। तो कैंसर को जल्दी जानना ही सबसे जरूरी है। बट उसके साथ में उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट भी करवाइए। और खास कर पे यहाँ पे मैं स्ट्रेस देना चाहूंगा, वो जैसा हमने डिस्कस किया वैसे पैलिएटिव केयर पे, कि पैलिएटिव केयर इज अटमोस्ट पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, कैंसर ट्रीटमेंट। और उसमें पैलिएटिव डॉक्टर्स को जब भी जरूरत पड़े तब आपको डॉक्टर्स को बोलिए कि इन्वॉल्व करें, ताकि ओवरऑल एडवांस स्टेज के पेशेंट है या मेटास्टेटिक पेशेंट है जिनका कैंसर क्योर नहीं हो पाए ऐसे कैंसर से, वैसे पेशेंट की हम क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सके। जो इंडिया में पैलिएटिव केयर या हॉस्पिस केयर का कंसेप्ट नहीं है, तो हम सबको साथ में मिलकर धीरे धीरे उस साइड जाना चाहिए। और ओवरऑल पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ हम कैसे अच्छी दे सके उस पर टारगेट करना चाहिए। तो यही हमारा मेन एम है कि हम पेशेंट का कैंसर तो क्योर करें, बट उनको जिनको कैंसर क्योर नहीं कर सकते उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेटर कैसे बना सके उसका ध्यान रखें। तो दर्शक मित्रों, आपका सबका धन्यवाद कि आप हमारे साथ में जुड़े हैं, और हम चाहेंगे कि हम फिर से आपके साथ जुड़ सके और बारी बारी ऐसा सेशन करते रहे। यदि ये सेशन के बाद भी आपको यदि कोई क्वेश्चन है तो आपने ये दोनों पेज पे जहाँ पे लाइव चल रहा है वहां पे हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं, हम पर्सनली आपको जवाब देंगे। देंगे। नमस्ते। नमस्ते। हमारा नाम और